हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप उस चैनल के साथ जुड़े हैं जो हिंदी माध्यम के लिए गुणात्मक कंटेंट देने के लिए समर्पित है। तो फटाफट जुड़ना शुरू कर दीजिए। आप मेरी क्लास के साथ जुड़ चुके हैं, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसे हमें क्यों समझना है? तो हाल में कुछ घटनाएं ऐसी थी, एक दो ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं को अगर हम देखें तो वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई की, जिस सुनवाई के मामले में एक व्यक्ति ने जिसने अपने ऊपर दर्ज बिहार में जो प्राथमिकी है उसको तमिलनाडु की प्राथमिकी के साथ जोड़ने की बात की, उनके ऊपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था। इसी तरीके से अगर हाल का एक और संदर्भ अगर हम लोग लें तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि पंजाब में अलगाववादी नेता अमृत पाल सिंह, इनके खिलाफ भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू किया गया था। तो ये आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जिसे हम बार बार सुनते हैं, ये वास्तव में है क्या? अंग्रेजी में अगर इसके हम शॉर्ट फॉर्म को देखें, अंग्रेजी में अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म को देखें तो इसको NSA के नाम से आप लोग जानते हैं। NSA के नाम से आप लोग जानते हैं। हिंदी में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कब उपयोग में लाया जाता है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़े जानने का प्रयास करें तो इसके लिए आपको संविधान का अनुच्छेद 22 देखना होगा और संविधान का अनुच्छेद 23 देखना होगा, जो इसके लिए आधार प्रदान करता है। विशेषकर हम जब 22 की बात करते हैं तो 22 के अंतर्गत निवारक निरोध विधियों का प्रावधान है। निवारक निरोध विधियों का प्रावधान है। और ये जो निवारक निरोध विधियां हैं, इसे बनाने का अधिकार हमारी संसद को है, राज्य विधानमंडलों को है, राज्य विधानमंडल को है। राज्यों के लिए ऐसा कानून राज्य के विधानमंडल बना सकते हैं, देश के लिए ऐसा कानून संसद बना सकती है। तो अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को जानने का प्रयास करेंगे तो आप इसे निवारक निरोध विधि के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, डिटेंशन लॉ के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या होता है डिटेंशन लॉ? डिटेन करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे हम डिटेंशन लॉ कहते हैं। इस कानून के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिससे ये अपेक्षा है कि ये व्यक्ति देश के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को इन प्रकार के कृत्यों को करने से पहले ही इन अधिनियमों द्वारा उन्हें डिटेन कर दिया जाता है, उन्हें निरुद्ध कर दिया जाता है। इसीलिए इस तरीके के कानून की आवश्यकता है। इसके इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि इतिहास में अंग्रेजों के इतिहास में ये कानून हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनका जो मोटो था वो कुछ दूसरा था। लेकिन उस समय वो अपने साम्राज्य की रक्षा सुरक्षा के लिए जिन विधियों का इस्तेमाल करते थे, उन्हीं विधियों को विशेष परिस्थितियों में हमारे भी जो राज्य हैं वो उन्हीं तरीके की विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जो निवारक निरोध विधियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। मतलब ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में बने कानूनों का इतिहास हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। अब आते हैं वास्तविक अर्थों पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। थोड़ी सी और बात देख लें। अगर हम इससे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये अपने आप में कानून है, निवारक निरोध विधियां हैं, और देश के, राष्ट्र के, सरकार के खिलाफ अगर किसी तरीके का कोई विरोध गतिविधियां आप करते हैं, कोई ऐसी गतिविधि जो संदिग्ध हो, कोई ऐसी गतिविधि जो नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसी गतिविधियों में इस कानून को लागू करके आपको निरुद्ध किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया सामान्य गिरफ्तारी से थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। और जब आप इसके अंतर्गत निरुद्ध होते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें बहुत से मौलिक अधिकार आपके छिन जाते हैं। बावजूद इसमें आपकी ये गिरफ्तारी होती है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 22 के थर्ड को अगर आप देखेंगे,
22 के 3 को देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि अगर आपको निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम 2 तरीके के जो अधिकार हैं वो आपके छिन जाएंगे, आपको कारण नहीं बताया जाएगा और आपको नज़दीकी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाएगा। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके सस्पेंड हो जाएंगे। और दूसरा, आपको बिना नज़दीकी न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष ले जाए बिना ही आपको 3 महीने तक निरुद्ध रखा जा सकता है, डिटेन रखा जा सकता है। जबकि आप जानते हैं कि आपका मौलिक अधिकार है कि आपको कारण बताया जाए, आपको विधि व्यवसायी दिया जाए अर्थात वकील, एडवोकेट रखने का अधिकार है और आप 24 घंटे के भीतर नज़दीकी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं। लेकिन जब निवारक निरोध विधियों में आप गिरफ्तार होते हैं या यूं कह लें कि अगर आपको एनएसए में गिरफ्तार किया गया तो ये सारे जो आपके कानून हैं, ये सारे जो आपके राइट्स अधिकार हैं, ये शिथिल हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी हमारे पास है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विशेष करके देश के 3 प्रकार की व्यवस्थाओं के रक्षा सुरक्षा की बात करती है। तो उसका भी गठन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका भी गठन हम अगर देखेंगे तो एनएसए कानून के अंतर्गत ही किया गया है। 1980 के अंतर्गत ही 92 के आसपास किया गया होगा, अभी उसको डेट कंफर्म कर लेंगे। चलिए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1980 में संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। ये अधिनियम ये राज्य को किसी भी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोपों के, बिना मुकदमे के हिरासत में लेने का अधिकार देता है। बहुत सारे लोग इसको काला कानून भी कहते हैं। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, एनएसए के बारे में आप नहीं जानते, तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रचलित कानून हैं जो डिटेंशन लॉ है जिनके बारे में आपने सुना होगा। ऐसे आपने पोटा सुना था जो अब नहीं है, आपने टाडा सुना था, संजय दत्त की गिरफ्तारी जिस कानून के अंतर्गत हुई थी, जिसमें उनको सजा हुई थी, टाडा कानून, वो भी निवारक निरोध विधि था। ऐसे ही आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को शॉर्ट फॉर्म में कई बार आप लोकप्रियता इसकी जानते हैं, उसको रासुका कहते हैं। रासुका वरुण गांधी पे ये लगाया गया था। इसी तरीके से असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट था कानपुर का, उसके ऊपर लगाया गया था। तो ये रासुका कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में। अंग्रेजी में एनएसए कहलाता है 1980, है ना। इसी तरीके से पोटा, फेरा, फेमा, मीसा, यूपी कोका, मकोका, इस तरीके के जितने भी ये कानून के नाम आप सुन रहे हैं सब डिटेंशन लॉ है। कुछ स्टेट के हैं और कुछ हमारे सेंट्रल के हैं। लागू करने के पीछे इसका कारण क्या है, क्यों हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को हम बनाते हैं और हमें लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हिरासत में लेने के लिए इसे लागू किया गया है वो राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखना है, लोक व्यवस्था के रखरखाव की बात करना है। राज्य की सुरक्षा के विपरीत कोई काम कर रहा है या लॉ एंड ऑर्डर को कोई खराब कर सकता है, किसी तरीके का हानिकारक कार्य कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे ऐसा करने से पहले ही निरुद्ध करना, गिरफ्तार करना इस कानून का उद्देश्य है। उपयोग करने का अधिकार कैसे है, इसको लगाया कैसे जाएगा, क्या सामान्यतः पुलिस किसी को भी इसमें गिरफ्तार कर सकती है? नहीं। इसकी गिरफ्तारी के पीछे सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी कहीं कोई गिरफ्तार किया जाएगा तो जो विभाग का आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या तो कमिश्नर या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, इनके ही दिशा निर्देशों से किसी के ऊपर इस तरीके के कानून को लागू किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा या गिरफ्तारी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एनएसए लगा सकता है, भले ही वो पुलिस हिरासत में ही क्यों ना हो, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। जब एनएसए के तहत कोई गिरफ्तार किया जाएगा और उस गिरफ्तारी के तरीके आदि कारणों के कारण किसी भी अधिकारी के ऊपर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब एनएसए के दौरान अगर अधिकारियों ने आपको गिरफ्तार किया, आपको कारण नहीं बताया, किसी से मिलने नहीं दिया, वकील से मिलने नहीं दिया, आपको 10 दिन तक गिरफ्तार रखते हैं, तो ऐसी दशा में फंडामेंटल राइट्स के वायलेंस के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला जो है वो दर्ज नहीं होगा, ये बताने का प्रयास है। इसके प्रावधानों की बात करें तो इसके प्रावधानों में पुनः गिरफ्तारी भी है। किसी व्यक्ति को जिसे हिरासत में लिया गया है, भले ही उसे अदालत ने बरी कर दिया है, लेकिन पुलिस को लगता है, प्रशासन को लगता है कि इसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसके द्वारा देश के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होकर ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी गिरफ्तारी पुनः हो सकती है, भले ही उसे न्यायालय ने छोड़ दिया। मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश करने की बात करें तो ऐसी स्थिति में एनएसए में अगर कोई गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 22 का
3 सीधे-सीधे ये कहता है कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के भीतर जो उपस्थित होने का न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष अधिकार है, वो छिन जाता है। ये अधिकार आवश्यक रूप से प्राप्त हो, ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ज़मानत के प्रावधान की बात करें, तो हिरासत में लिया गया व्यक्ति आपराधिक अदालत के समक्ष ज़मानत आवेदन दायर करने का अधिकार खो देता है, अर्थात 3 महीने तक उसे गिरफ्तार रखा जाएगा और न्यायालय के समक्ष अगर नहीं जाना है, तो यहाँ पे आवेदन की बात ही नहीं है। फिर चीज़ें संचालित कैसे होगी? इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, 3 सदस्यीय कमेटी। वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति को कितने दिन तक और हिरासत में रखना है या कब इन्हें छोड़ देना है। जब बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने की बात होती है, तो कब तक और कैसे? तो एनएसए में आरोपित व्यक्तियों को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। भले ही उनके ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप न लगे हों, उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर भी अगर लगता है, तो अधिकतम 12 महीने तक किसी को बिना आरोपों के गिरफ्तार रखा जा सकता है और डिटेन किया जाएगा, तो 3 महीने तो बिना न्यायालय के परमिशन के भी ऐसे ही डिटेन किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में बताए बिना 10 से 12 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है। अधिकतम 3 महीने तक वैसे इन्हें हिरासत में रख सकते हैं और अगर विशेष परिस्थिति है, तो हिरासत की अवधि अधिकतम 12 महीने तक बढ़ सकती है। सामान्यतः 3 महीने तक वो रख सकते हैं। कमेटी के परामर्श पे यह हिरासत कब तक बढ़ सकती है? 12 महीने तक बढ़ सकती है। यूपीएससी आईएएस जीएस फाउंडेशन P2I बैच न्यू ईयर बैच है, नया गिफ्ट है। हिंदी माध्यम का बैच शुरू हो रहा है आज मतलब 8 तारीख 8 जनवरी से शाम को 6 बजे। अभी भी आपके पास मौका है 2025 के लिए। अगर आप सोच रहे हैं गुणात्मक बैच चाहते हैं, क्वालिटेटिव बैच चाहते हैं, तो स्टडी IQ से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। फटाफट इस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे जाएं या ऐप डाउनलोड करें और वहां से P2I GS हिंदी माध्यम का फाउंडेशन लाइव बैच आप परचेज कर सकते हैं। अभी भी फीस आपको 23,999 पे करना होगा और ये बैच 2025 के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन आप सोच रहे हो सर हम तो 2024 के लिए देख रहे हैं, 24 हमें देना है, तो हमें कोई रिवीजन बैच दे दीजिए, कोई ऐसा बैच जो हमें 2024 का प्रारंभिक परीक्षा पास करा दे। इसके लिए भी बैच है और इसके लिए बैच आप देखेंगे तो स्टडी IQ SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024 आपके सामने प्रस्तुत करता है और ये बैच भी आज से शुरू हो रहा है। 8 जनवरी दोपहर में 12 बजे से शुरू हुआ है, तो इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इस बैच की विशेषता है, खासियत ये है कि 3 घंटे का ये पर डे 3 घंटे का बैच है और 2 महीने में आपको सारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं और उसके जो 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स है उसको जोड़ के रिवीजन करा दिया जाएगा और 10-15 हजार से ज्यादा जो प्रश्न हैं उसकी टेस्ट सीरीज आपको हर क्लास के बाद 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। साथ में कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज होता है, हर सेक्शन का 2 सेक्शनल टेस्ट, एक कंप्लीट टेस्ट, इस तरीके से 20,000 सवालों का प्रैक्टिस भी इसी में शामिल है और ये 9,999 आप पे करते थे। अभी अगर इस बैच से आप जुड़ेंगे तो मात्र 5,999 ही आपको पे करना होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, अमरेंद्र पांडे लाइव, ये मेरा नाम है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो फटाफट स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए और 2024 के लिए अगर आप टारगेटेड हैं तो SIP में जाइए। 25 की तैयारी करनी है तो आप P2I फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हैं। आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। हिरासत के लिए आधार क्या है? अगर किसी को हिरासत में लिया जा रहा है, एक तो आपने देखा कि बिना आरोपों के भी हिरासत में रखा गया। हिरासत के लिए आधार क्या है? कोई भी व्यक्ति कि भारत की रक्षा को अगर ध्यान में रखा जाए कि उससे रक्षा सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो हिरासत में लिया जाएगा। मित्र देशों के साथ वो संबंध जो है अगर खराब हो सकते हैं उसके किसी अभिव्यक्ति से, उसके किसी कृत्य से, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। या भारत की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है, ऐसे में उसको लिया जा सकता है हिरासत में। या फिर अगर हम बात करें किसी व्यक्ति किसी समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, तब पर भी ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। मतलब कुल मिला के राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो या सांप्रदायिक सौहार्द का प्रश्न हो या लॉ एंड ऑर्डर का, लोक व्यवस्था के बिगड़ने का प्रश्न हो, ऐसी दशा में व्यक्ति के ऊपर ये कानून लागू करके उसे हिरासत में लिया जा सकता है। NSA के खिलाफ जो उपाय हैं वो क्या हैं? अगर आप इस कानून के अंतर्गत रिलीफ चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोई उपाय है आपके पास? तो यहाँ पे लिखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए एक ही उपाय होता है कि एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है
और ये स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं और इनमें बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कम से कम एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है जो वर्तमान में है या ये रह चुका है। एक और न्यायाधीश होता है और साथ ही साथ एक विधि का जानकार व्यक्ति होता है। 3 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति को कितने दिन और गिरफ्तार रखा जाए या कब इन्हें मुक्त कर दिया जाए या इन्हें न्यायालय भेज दिया जाए। तो यही एक उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई विशेष उपाय आपको दिखता नहीं है। एनएसए के तहत लोगों को हिरासत में लेने की जो राज्य की शक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट संविधान के तहत उपलब्ध एक और उपाय है। दूसरा यही उपाय हो सकता है कि आपके जो जानने वाले हैं, दोस्त मित्र रिलेटिव, वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट को अगर लगता है तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। पहले ऐसा था कि जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि इसमें भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जा सकता है। अगर 10 से 12 दिन तक सामान्यतः रखा गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यहाँ पे जारी होता है। ये एक उपाय है, अगर एनएसए में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उससे वो अपना बचाव कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए आपने देखा कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पे बात की और एक बार मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं 2025 के लिए तो अपना जो बैच है 23,999 का एपी लाइव कोड के साथ आप खरीद सकते हैं। और अगर आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि इस बार आपको पीटी निकालना है तो एसआईपी प्लस के साथ जा सकते हैं। इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।